हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए बेटा, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का हमारा 15 चैप्टर है सब नेचुरल फेनोमेना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लड्स हैं या ड्रॉट्स हैं, ये तो आपने पढ़ लिया था 6th क्लास में। यहाँ पे हमने दो और नेचुरल डिजास्टर के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि है लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक। तो चलिए पहले जानते हैं स्टोरी ऑफ लाइटनिंग के बारे में। क्या है लाइटनिंग की स्टोरी, ठीक है। 1760 से लेके 1790 के टाइम पे एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने लाइटनिंग को उसने ये प्रूव किया कि जो लाइटनिंग होती है क्लाउड्स में वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करती है। कैसे प्रूव किया? वन डे ही वाज फ्लाइंग द काइट, ठीक है, वो काइट को फ्लाई कर रहा था और उसने अपने काइट में एक मेटेलिक की को हैंग कर दिया, ठीक है। हैंग करने के बाद जब क्लाउड्स में लाइटनिंग हुई तो उसके बाद उसने जो उस की को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उस की में इलेक्ट्रिक चार्ज भी था और दूसरा वो की गर्म भी हो चुकी थी, हॉट हो चुकी थी। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि जो लाइटनिंग होती है आसमान में या स्काई में वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करती है, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इसने ना सिर्फ ये प्रूव किया कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करती है, बल्कि इसने कुछ और भी चीजें डिस्कवर की थी, जैसे कि he discovered the formation of oil monolayers on water surfaces and he also discovered bifocal spectacles and reading glasses which we are still using for reading purpose, ठीक है। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने दो फेनोमेना के बारे में पढ़ना है, दो नेचुरल फेनोमेना और वी कैन से डिजास्टर। पहला है लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं लाइटनिंग से। लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग इज अ इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम जो न्यूड वायर्स हैं इनको अगर हम पास लेके आते हैं तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। या फिर मान लो कोई वायर कोई बहुत ही लूजली अटैच है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, या फिर जो हमारा प्लग है वो सॉकेट में लूजली अटैच है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है। यही इलेक्ट्रिक स्पार्क आपकी लाइटनिंग होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्पार्क जब बहुत ही बड़े स्केल पे होता है ऑन अ ह्यूज स्केल, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग, ठीक है। सो लाइटनिंग होती है आपकी दो टाइप की, एक होगी शीट लाइटनिंग, दूसरी होती है फॉल्स लाइटनिंग। शीट लाइटनिंग क्या होती है? जब लाइटनिंग होती है विद इन द क्लाउड। अगर क्लाउड आपका एक ही है और उस एक विद इन द क्लाउड यानी एक ही क्लाउड के अंदर अगर लाइटनिंग हो रही है तो उसको हम कहेंगे शीट लाइटनिंग या फिर फॉल्स लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग हो रही है बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ तो उसको हम लोग कहेंगे फॉल्स लाइटनिंग, ठीक है। तो विद इन द क्लाउड शीट लाइटनिंग, बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ उसको हम कहेंगे फॉल्स लाइटनिंग, ओके। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड थंडर। तो लाइटनिंग पहले, लाइटनिंग और थंडर ना, थंडरिंग साउंड जो होती है, बादल गरजते हैं, आवाज आती है, ये जो दोनों इवेंट हैं, एक लाइटनिंग और एक थंडर, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो लाइट की जो स्पीड होती है इट इज फास्टर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ द साउंड, इसलिए हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देती है और बाद में हमें थंडरिंग साउंड आती है। अभी थंडरिंग साउंड क्रिएट कैसे होती है? देखो, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैंने बताया लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब लाइटनिंग होती है, जब वो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज करती है तो जो एयर उसके आसपास होती है ना, वो कम से कम 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है हॉट एयर ऑलवेज एक्सपैंड। अब यहाँ पे तो हॉट एयर बहुत ही ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो बहुत ही फास्टली अपने आप को एक्सपैंड करेगी विद एक्सप्लोजन साउंड। जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, उतनी ही स्पीड से एयर अपने आप को एक्सपैंड करती है, ठीक है, विद एक्सप्लोजन साउंड। एक बहुत ही ज्यादा साउंड क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं थंडरिंग, ओके। देन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लाउड एंड अर्थ। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लाउड्स जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है पास करते हैं अर्थ की तरफ, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि जब जो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना क्लाउड और अर्थ के बीच में, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। और ये लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से जो हमारी टॉल बिल्डिंग्स हैं या फिर खास तौर पर जो हिली एरियाज होती है ना,
वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हिली एरियाज क्या होती है, माउंटेन्स, एंड माउंटेन्स आर मच मोर क्लोजर टू द क्लाउड्स एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज। तो इसलिए वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या फिर जो प्लेन एरियाज होती है, यहाँ पे जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, जो टॉल ट्रीज हैं, यहाँ पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। सो लाइटनिंग स्ट्राइक कैन डैमेज द नेचुरल प्रॉपर्टीज, मैन मेड प्रॉपर्टीज को भी डैमेज कर सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पे इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। यहाँ पे फिर से वैसे साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूंगी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था, जिससे कि जो टॉल बिल्डिंग्स हैं उन्हें डैमेज होने से बचाया जा सके। और अभी जो रिसेंटली बिल्डिंग्स बनी है वो अपने टॉप में, अपनी रूफ पे, अपनी छतों पे लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं, ताकि वो लाइटनिंग स्ट्राइक से अपने आप को बचा सके। चलिए जानते हैं लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर में एक क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टिंग मेटालिक रॉड, यानी कि अगर आप लाइटनिंग कंडक्टर को देखो तो ये टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी छतों पे, उनकी रूफ्स पे लगा होता है, और लाइटनिंग कंडक्टर में प्रेजेंट होता है कंडक्टिंग मेटालिक रॉड। ऊपर से ये होता है वाई शेप में, ठीक है, यानी कि इस तरीके से, यहाँ पे वाई शेप में, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसके ऊपर के दोनों एंड ओपन होते हैं। जब कभी भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो इन दो रॉड के थ्रू, ये कंडक्टिंग रॉड है, इसके नीचे वाला पार्ट फिक्स होता है ग्राउंड से एंड अटैच टू द कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट से अटैच होता है और ग्राउंड से फिक्स होता है। तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आते हैं, गिरते हैं बिल्डिंग पे, ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या करेगा, जो मेटालिक रॉड है इसके थ्रू सीधा ग्राउंड में पास कर देता है, ठीक है, जिससे कि जो टॉल बिल्डिंग्स है उन्हें कोई भी डैमेज होने से बचाया जा सके। तो लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं हम लोग, अपनी छतों पे लगाते हैं, ताकि जब लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो उससे कोई भी डैमेज क्रिएट ना हो, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हो। सीधी सी बात है, लाइटनिंग हो रही है बाहर, हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। जो टॉल ट्रीज होते हैं उनके नीचे हमें कभी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। या फिर इफ यू आर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, आपके हाथ में कोई अम्ब्रेला है विद अ मेटालिक रॉड, डू नॉट टेक द अम्ब्रेला विद अ मेटालिक रॉड, ठीक है। इफ यू आर इनसाइड द व्हीकल देन स्टे इनसाइड द व्हीकल, डोंट कम आउट। और इफ यू आर इन द वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड है, लेक्स है, स्विमिंग पूल है, देन गेट आउट ऑफ द वाटर बॉडीज, ओके। तो ये कुछ कॉमन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस? ऑब्वियसली हमें सबको पता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखो, अगर आप किसी ग्लास रॉड को एक सिल्क कॉटन से रब करोगे ना, तो ग्लास रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। या फिर अगर आप किसी इबोनाइट रॉड को किसी वूल के साथ, किसी फर के साथ रब करोगे, तो इबोनाइट रॉड पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्जिंग द ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसको हम कहते हैं चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। और यहाँ अगर आप फ्रिक्शन से कर रहे हो ना, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को आपस में आप रब कर रहे हो, तो रबिंग की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जो चार्ज क्रिएट होगा, उसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी मैंने बताया आपको दो टाइप के होते हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ, ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम इबोनाइट रॉड को रब करते हैं फर या वूल के साथ, तो इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये सिंपल है ना, आपको सिंपल, ये सिंपल भी हमें साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताए हैं, ठीक है। कि पॉजिटिव का सिंबल ये होता है, नेगेटिव का सिंबल ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक चार्ज। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हैं, तो चार्ज क्या होता है, वो फ्लो करते हैं, दे मूव अवे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे ही रुक जाते हैं, वो मूव नहीं करते, उनको हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। और स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभार जो हमारे डोर्स होते हैं ना, डोर के हैंडल, जब डोर नॉब जब हम खोलते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। या फिर जो हमारे सिल्क के कपड़े होते हैं, जब उनको वियर
पार्टिकल्स है दे डू नॉट मूव अवे, दे रिमेन एट अ सेम प्लेस। ओके, नेक्स्ट है ओके सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड्स कौन से होते हैं? फ्रिक्शन से आप कर सकते हो, कंडक्शन से कर सकते हो, इंडक्शन से कर सकते हो। फ्रिक्शन का मैंने आपको बता दिया, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हो तो एक ऑब्जेक्ट का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाता है ड्यू टू द अनइक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं बाय फ्रिक्शन। जैसे कि एग्जांपल ये रबिंग द ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ या फिर रबिंग द इबोनाइट रॉड विद फर और वूल। ठीक है, दूसरा है कंडक्शन, यानी कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, इसके टच में अगर आप कोई अनचार्ज बॉडी लेके आते हो तो जो चार्ज बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनचार्ज बॉडी को पास कर देती है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में क्या होगा? एक चार्ज बॉडी के पास आप एक अनचार्ज बॉडी लेके आ रहे हो, सिर्फ पास लेके आ रहे हो, आप उसको टच नहीं कर रहे हो, क्योंकि टच करोगे तो क्या हो जाएगा? कंडक्शन का मेथड। इंडक्शन में आप एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लेके आते हो, सिर्फ उसके पास लेके आते हो, टच नहीं करते हो। तब क्या होता है? चार्ज बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को पास कर देती है अनचार्ज बॉडी को, उसको हम कहते हैं बाय इंडक्शन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। प्लास्टिक कॉम है, उसे आप रब करो अपने ड्राई हेयर से, फिर जो टैप वाटर की जो स्ट्रीम होती है ना, आप उस टैप वाटर के पास लेके आओ, आप क्या देखोगे? जो स्ट्रीम है इट विल बेंड टुवर्ड्स द प्लास्टिक कॉम, उसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे जो मेथड फॉलो होता है वो है कंडक्शन, कंडक्शन का मेथड फॉलो होता है। आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एक मेटल रॉड होती है और उस मेटल रॉड के ठीक नीचे एक पतली सी स्ट्रिप होती है या फिर आपको लीफ शेप होती है। ठीक है, और ये मेटल स्ट्रिप बनी होती है कॉपर की या फिर ग्लास की या फिर गोल्ड की बनी होती है। ठीक है, एंड जो मेटल रॉड है और जो मेटल स्ट्रिप है ये दोनों पैक होते हैं इनसाइड द ग्लास बॉक्स। ठीक है, और मेटल रॉड नीचे से कनेक्ट होती है मेटल स्ट्रिप से और ऊपर से वो कनेक्ट होती है मेटल डिस्क से। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करती है। सपोज करो हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ सबको इस तरीके से। इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से डिस्क होती है और नीचे यहाँ पे इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं मेटल डिस्क हो गया। ये मेटल डिस्क है, ये मेटल रॉड हो गया और ये मेटल स्ट्रिप होता है। अगर आप ग्लास रॉड को टच करते हो इस मेटल डिस्क से तो मेटल डिस्क में चार्ज कौन सा आ जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव। ठीक है, या फिर अगर आप इबोनाइट रॉड से टच करते हो इस मेटल डिस्क को तो इस मेटल डिस्क में चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, आप सपोज एग्जामिन करो कि हमारी जो मेटेलिक रॉड है, सॉरी डिस्क है, इसके पास ना नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और आप कोई दूसरी बॉडी लेके आते हो ये टेस्ट करने के लिए कि उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप क्या करोगे? आप उस बॉडी को उसके पास लेके आओगे, टच करोगे, अगर उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, ये जो लीव्स आप देख रहे हो ना, अगर इन लीव्स का जो डाइवर्जेंस है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि लीव्स अगर एक दूसरे से अवे मूव करती हैं तो इसका मतलब कि उस इलेक्ट्रिक बॉडी में वही चार्ज है जो आपके मेटेलिक रॉड में है। अगर इनका डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर ये लीव्स पास आ जाती है इस तरीके से, तो इसका मतलब जो बॉडी आप टेस्ट करने के लिए लाए हो उसमें अपोजिट चार्ज है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, समझ गए? सब फिर से बता रही हूँ, सपोज करो अगर हमारे मेटल रॉड में नेगेटिव चार्ज है, आप कोई दूसरी बॉडी लेके आते हो टेस्ट करने के लिए, अगर उसमें भी नेगेटिव चार्ज है तो लीव्स एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे के पास मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कोई भी बॉडी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कहाँ पे होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, चार्ज है या अनचार्ज है, या किस टाइप का चार्ज वहाँ प्रेजेंट है, ये जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक हमारे इस चैप्टर के। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग। देखो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्कोप की सपोज करो मेटेलिक रॉड चार्ज है।
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वो चार्ज है। अगर इस चार्ज ऑफ मेटेलिक रॉड को आप फिंगर से टच करते हो तो उसका सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। एंड द एल्यूमिनियम लीफ, जो मेटेलिक लीफ होती है सबसे नीचे, दे विल कोलैप्स, वो कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, क्या रीजन है इसका? मेटेलिक रॉड में या फिर मेटेलिक डिस्क में, सॉरी डिस्क में जो भी चार्ज था वो आपके हाथों के थ्रू और आपकी बॉडी के थ्रू नीचे ग्राउंड में पास हो जाता है। इसको बोलते हैं अर्थिंग। जो हमारी घरों में जो वायर की फिटिंग होती है, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ पे अर्थिंग का वायर अलग से लगाया जाता है। ताकि सपोज करो अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अर्थिंग वायर के थ्रू सीधा ग्राउंड में चला जाए और जो हमारे बाकी के इक्विपमेंट्स हैं इन्हें कोई नुकसान ना हो, तो इसको बोलते हैं अर्थिंग। ओके, नेक्स्ट है अर्थक्वेक। व्हाट इज अर्थक्वेक? सब जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। जो सडन शेकिंग या ट्रेम्बलिंग होती है हमारे अर्थ की, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट है, तो कुछ ऐसे मेजर अर्थक्वेक हैं जो हमारे इंडिया में ऑकर हुए हैं। फॉर एग्जांपल 30 सितंबर 1993 को लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में अर्थक्वेक ऑकर हुआ था, और वही 20 जनवरी 2001 को भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में अर्थक्वेक ऑकर हुआ था, विच कॉजेस ह्यूज डैमेज इन दीज स्टेट्स। ओके, सीस्मिक या शॉक वेव्स क्या होती हैं? जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थ के अंदर जो वेव्स क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से शेकिंग होती है, उसको बोलते हैं सीस्मिक वेव्स, या फिर आप कह सकते हो इनको शॉक वेव्स। ओके, कॉजेस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कॉजेस क्या क्या होते हैं? तो अर्थक्वेक की कॉजेस जानने से पहले आपको जानना है अर्थ के 3 लेयर के बारे में। अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज क्रस्ट, बीच में होता है मेंटल, और सबसे नीचे होता है कोर। और कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर होती है लिक्विड फॉर्म में, और इनर कोर होती है सॉलिड। ठीक है, इट इज सॉलिड। और कोर में प्रेजेंट होता है आयरन। ठीक है, वही मेंटल की बात करते हैं। मेंटल मिडिल मोस्ट लेयर होता है, ये डेंस एंड सॉलिड रॉक्स का बना होता है। ठीक है, क्रस्ट की बात करते हैं। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और ये बना होता है लाइटर रॉक्स का। जैसे कि मैग्मा सॉलिड रॉक्स की है और डेंसर रॉक्स की बनी होती है, वही आपका क्रस्ट बना होता है लाइटर रॉक्स का। ठीक है, अगर ये क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है थिक, यानी कि जो क्रस्ट हमारे लैंड पे होता है, और जो क्रस्ट वाटर बॉडीज में होता है, सी बेड में होता है, वो होता है थिनर। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑलवेज थिकर एज कंपेयर टू सी बेड क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्रस्ट के अंदर, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे लाइटर रॉक्स होते हैं एज कंपेयर टू मेंटल। तो ये लाइटर रॉक्स होते हैं फ्लैट इन शेप, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं शेप में। ठीक है, और जो फ्लैट रॉक्स होते हैं ना क्रस्ट के अंदर, उन्हें हम कहते हैं प्लेट्स, और इन प्लेट्स का नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स 2 टाइप की होती है। अगर क्रस्ट आपका कॉन्टिनेंटल है तो वो होगा कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट। अगर क्रस्ट आपका सी बेड में है तो उसे हम कहेंगे ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, वीक जोन वो जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक जो है ऑकर होता है। ठीक है, इसको हम सीस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन भी कहते हैं। तो हाइपोसेंटर या फोकस, यानी कि जिस जोन में, जिस जगह पे अर्थक्वेक ऑकर होता है, मतलब मोस्टली यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ करते हैं, उन्हें वीक जोन, सीस्मिक जोन या फॉल्ट जोन कहते हैं। जिस पॉइंट से अर्थक्वेक अराइज होता है, जिस पॉइंट से बन के निकलता है अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, और हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर का पॉइंट उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है और वो धीरे धीरे कम होता जाता है एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। तो अर्थक्वेक ऑकर कैसे होते हैं? मैंने बताया यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हॉट मैग्मा होती है, कोर के अंदर मैग्मा प्रेजेंट होती है मॉल्टेन फॉर्म में। इस मैग्मा के ऊपर वो लगातार फ्लोट करती रहती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बिना टकराए वो फ्लोट करती रहती हैं। लेकिन कभी सपोज सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अगर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में फ्लोट कर रही हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल टकरा जाती हैं, तो क्या करेंगी? वो अपने आप को एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो कर नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे उनको लगेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर। ये प्लेट्स
सारी नॉर्मली क्या होता है, प्लेट्स हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर वो मूव करती रहती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अर्थक्वेक में क्या होता है, सिस्मिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी, ऐसे वो फ्लोट नहीं कर पाएंगी, बिकॉज ठीक है, टकराने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर लगेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कोशिश करेगी एक दूसरे के ऊपर ऐसे जबरदस्ती फ्लोट करने की, ठीक है। तो सपोज कोई दो टेक्टोनिक प्लेट है, सॉरी टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये आपस में आई, यहाँ पे टकराई। अब ये दोनों प्लेट्स बहुत ही ताकत से कोशिश करेगी एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करने की। जैसे ये फ्लोट हुआ एक दूसरे के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होते हैं, शेक वहाँ पे क्रिएट होते हैं, कंपन वहाँ पे क्रिएट होती है, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। समझ में आ गया। सो इमेजिनिंग एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, कितने स्ट्रांगली अर्थक्वेक ऑकर हुआ है, वो आप मेजर कर सकते हो रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल को एक अमेरिकन जियोफिजिस्ट ने बनाया था, जिसका नाम था चार्ल्स रिक्टर, इन द ईयर 1930, ठीक है। रिक्टर स्केल क्या होता है, रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को मेजर रीड करता है इन द मैग्नीट्यूड स्केल ऑफ 1 to 10। सो सपोज करो 1 है, 1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक है, अगर वो 2 होगा तो वो 10 गुना ज्यादा होगा, अगर वो 2 से 3 अर्थक्वेक होगा तो वो 10 गुना ज्यादा होगा, यानी कि हर रीडिंग के साथ साथ 10 टाइम्स अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जिसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल के अलावा हम लोग यहाँ पे मर्कैरी स्केल भी यूज करते हैं, जिसको इटालियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था गिउसेप्पे मर्कैरी, ठीक है। सीस्मिक जोन्स इन इंडिया, सीस्मिक जोन्स वो होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर रीजन, या फिर यूपी टूवर्ड्स द हिमालयास, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, all states of north east India, Rann of Kutch in Gujarat and some states of Punjab and Bihar, यहाँ पे अर्थक्वेक मोस्टली ऑकर होते हैं, तो ये सीस्मिक जोन्स में आते हैं, नहीं वीक जोन में आते हैं। अर्थक्वेक से डैमेज कौन कौन से होते हैं, सबको पता है भाई अर्थक्वेक से डैमेज कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। सुनामी, अगर सी बेड में अर्थक्वेक है तो सुनामी ऑकर हो सकती है, जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होती है। वाटर सप्लाई हमारी ब्रेक डाउन हो सकती है, तो फ्लड के चांसेस आ सकते हैं। बिल्डिंग्स टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और लोग उसमें फंस के वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, फायर यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो अर्थक्वेक से डैमेज जो है बहुत ही ज्यादा होती है, अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा है। सो अच्छा, अर्थक्वेक से आप अपनी बिल्डिंग्स को कैसे बचा सकते हो? पॉइंट नंबर 1, हमें लाइटर मटेरियल्स का यूज करना चाहिए बिल्डिंग को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मड हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है। या फिर जो कपबोर्ड्स होते हैं, शेल्फ्स होते हैं, वो हमें दीवारों में ही फिक्स करने चाहिए, ताकि अर्थक्वेक के टाइम पे वो इजीली बाहर ना निकल जाए। अगर हम आर्टिफिशियल लगाते हैं, अर्थक्वेक होता है तो वो दीवारों से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे बिल्डिंग्स को बचाने के लिए आप, जैसे मैंने बताया भी, आप लाइटर मटेरियल्स यूज कर सकते हो, जो शेल्फ्स हैं, जो कबर्ड्स हैं, वो आप दीवारों में फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं। और दूसरी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि जो फायर डिटेक्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी वो मशीन्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो फायर को डिटेक्ट कर सकें, वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। तो थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे हैं जिनको यूज करके हम अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक के डैमेजिंग इफेक्ट से बचा सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक हो रहा है और आप घर के बाहर हो, तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? सबसे पहले किसी ओपन एरिया में चले जाओ, ठीक है। किसी बिल्डिंग के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, किसी इलेक्ट्रिक पोल के नीचे हमें कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इंडोर हो, अगर आप घर के अंदर हो, तो आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक? तो अगर आपसे मैनेज हो पाता है, देन कम आउट ऑफ योर हाउस या योर होम, ठीक है, एंड गो इनटू द ओपन स्पेस। अपनी आंखों को, अपने हेड को हमें किसी सॉफ्ट, जैसे पिलो है, उसे कवर कर देना चाहिए, ताकि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उससे हमें कोई डैमेज ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमें स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक स्पार्क ना हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन से ऐसे मेथड्स हैं जो हमें तब लेने चाहिए जब इंडोर्स में, यानी घर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, कौन सा? सम नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। Watch the video properly, and if you have any doubt, you can mention in the comment box, ठीक है। So in the next video, I will send you the question answer of this chapter, and you have to complete the question answers. So that's all for today, students. Have a nice day to all. Thank you so much.